दोस्तों नमस्कार। इस देश में इमरजेंसी का दौर एक ऐसा वाकया है जिसमें इस देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम पत्रकार, तमाम बड़े नौकरशाह और यहां तक कि जुडिशरी से जुड़े हुए जजेस तक उस दौर में सत्ता के खिलाफ तब उभर कर सामने आए जब इस देश में 1977 में इमरजेंसी के ठीक बाद चुनाव का ऐलान हो गया। यानी उस दौर में जनता पार्टी जब बनी तो इस देश में एक बहुसंख्य तबका जो इस देश को एक लिहाज से चलाता है वह मोरारजी देसाई के सरकार के साथ खड़ा था या कहें इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा था। इतने बरसों के बाद आज इस बात का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बीते 10 बरसों के दौर में इस देश के भीतर कमोवेश वही इंटेलेक्चुअल, उसी तरीके से बड़ी तादाद में पत्रकार हों, समाज सेवी हों, या फिर राइटर्स हों, या फिर वकीलों की एक कतार हो, सही मायने में इस देश के भीतर में विपक्ष के साथ यह पूरा तबका खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन साथ में खड़ा हुआ नजर आता है उससे ज्यादा बेहतर यह कहना होगा कि वह मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है। यानी खुद ब खुद राजनीतिक तौर पर एक बड़ी मदद इस देश के राजनीतिक दलों के नेताओं को, उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं को या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस देश के भीतर उस तबके की मदद मिल जाती है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वह इस देश को सजाना संवारना चाहता है। वह चाहता है यह देश आगे बढ़े। वह चाहता है इस देश के भीतर जो भी संस्थान है वह उसी रूप में काम करें जिस रूप में उनकी मौजूदगी संविधान के अनुसार है। उस दायरे में भारत का ईडी भी आता है, सीबीआई भी आता है, इलेक्शन कमीशन भी आता है, सीवीसी भी आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है, यहां तक कि खुद पीएमओ की क्या भूमिका होनी चाहिए वह भी आता है। तमाम पत्रकार संस्थान उस दायरे में आते हैं कि उनकी भूमिका होनी क्या चाहिए। एक पुलिस थाने का हवलदार भी उसी दायरे में आता है कि उसकी भूमिका इस देश के लिए क्या होनी चाहिए। यानी सवाल सिर्फ संवैधानिक संस्थानों तक नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर जो भी नागरिक है या उस नागरिक को यह अधिकार किसी संस्थान के साथ जुड़ने पर मिल गया है जहां पर वो अपना काम करे। यही चेक एंड बैलेंस है इस संविधान का, जिस संविधान के आश्रय विपक्ष जब यह कहता है कि वो खतरे में है और सत्ता कहती है वो खतरे में नहीं है। लेकिन आज इन दोनों बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा वक्त में एक बात हर किसी को समझनी होगी। राजनीतिक सत्ता कितनी ताकतवर हो सकती है यह बिना इमरजेंसी लगाए प्रधानमंत्री मोदी के काल में देखा और समझा जा सकता है। संसद के भीतर विपक्ष चू तक नहीं कर सकता अगर सत्ता जिस भी विधेयक को पास कराना चाहता हो या फिर वो चाहता हो कि किसी बिल पर वोटिंग ना हो। किसानों को लेकर 3 कॉरपोरेट बिल जो इस देश के भीतर रिफॉर्म के नाम पर लेकर आए, याद कीजिए राज्यसभा में क्या हुआ था। विपक्ष चिल्ला रहा था कि वोटिंग कराइए। उस दौर में स्पीकर के पद पर बैठे डिप्टी स्पीकर हरिवंश जो एक वक्त खुद पत्रकार रहे, चंद्रशेखर के साथ रहे जो देश के प्रधानमंत्री भी हुए, जो कि मानवाधिकार और उस देश के नागरिकों का हक का सवाल खड़ा करते थे, उन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद पर उस दौर में बैठकर भी वोटिंग नहीं होने दी। यानी संसद के भीतर और संसद के बाहर और उसके साथ साथ इस देश के भीतर चुनाव को लेकर भी अगर यह सवाल बड़ा हो चला है कि इस देश में चुनाव भी सत्ता हड़प लेती है और इस देश में मोदी सरकार को इलेक्ट्रॉली हराना नामुमकिन है, और अगर विपक्ष यह समझ चुका है कि ना तो संसद के भीतर उसकी चलेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा के दौर में याद कीजिए एक साथ 150 से ज्यादा सांसदों को जिस तरीके से निलंबित कर दिया गया, यह अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस देश में राजनीतिक सत्ता के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज प्लेयर है, क्योंकि चुनाव में कोई आम व्यक्ति चुनाव लड़ने उतर नहीं सकता है, उतर जाएगा तो उसको जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टी
चुनाव चिन्ह का होना, कैडर का होना, एक लंबी प्रक्रिया के साथ आपकी विचारधारा समाज के भीतर जा रही है या नहीं जा रही है, उसका होना, यह सारी चीजें मायने रखती है। शायद इसीलिए इस देश में चुनाव को लेकर जो प्लेयर हैं, एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष ने खुद को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन बना लिया। उस इंडिया के भीतर से जब जब चुनाव होते हैं, तब तब अगर यह सवाल उठता है कि इस देश में ईवीएम के जरिए सरकार चुनाव जीत रही है, तो इस देश में जो विपक्ष के साथ खड़ा हुआ देश का इंटेलेक्चुअल होगा, उसके जहन में यह सवाल जरूर आएगा कि इस देश में चुनाव से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की ताकत संस्थानों पर बैठकर कैसे वो संस्थानों को सत्तानुकूल कर सकती है, मीडिया को अपने अनुकूल कर सकती है, जुडिशरी को लेकर किस तरीके से सवाल उठते रहे हैं इसी दौर में, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी अगर सत्ता करती है और इन सब के बीच बड़े बड़े नौकरशाह कैसे रेंगते हुए नजर आते हैं, संपादक लौटते हुए नजर आते हैं, तब यह सवाल तो होगा कि चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उसी में गड़बड़ी है या उसी क्षेत्र में इलेक्ट्रली मौजूदा मोदी सरकार को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन है, क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि वह इलेक्ट्रली इसलिए नहीं हरा सकता है क्योंकि जहां वोट डाले जाते हैं वह वोट उस नेता को मिलते ही नहीं है, जनता जिसे दे रही है, और ऐसी मैजिक हो जाती है जिसके बाद एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि बार बार विपक्ष स्ट्रेटेजिकली हारता हुआ दिखाई दे और सत्ता जीतती हुई दिखाई दे। तब यह सवाल इस देश के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। मौजूदा वक्त में अगर आप आज की तारीख में खड़े हो जाइए तो पहले आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा सवाल क्या है। आज ही पार्लियामेंट शुरू हुई और पार्लियामेंट में पहले दिन अडानी का मुद्दा था, विपक्ष का शोर था, हंगामा था, स्थगन प्रस्ताव था और उसके बाद संसद ठप हो गई। अडानी का मुद्दा सत्ता से जुड़ा हुआ है। सत्ता चुनाव में जीतती है ईवीएम के जरिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है। उसके ठीक समानांतर दूसरा मुद्दा संभल का मुद्दा है, जहां पर मस्जिद की सर्वे क्यों की गई, गोलियां चली, 3-4 लोग कैसे मर गए, किस रूप में मर गए, वहां के सांसद वहां उस दिन मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हो गई, यह भी काम सत्ता से जुड़ गया। वही सत्ता जो इलेक्ट्रली आप जिसको हरा नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में चुनाव का होना चाहिए, ईवीएम का होना चाहिए। अब जरा सोचना शुरू कीजिए कि महाराष्ट्र के रिजल्ट आते हैं और ईवीएम को लेकर सामने कौन बैठता है। कांग्रेस बैठती है और कांग्रेस का भी कौन शख्स बैठता है। जयराम रमेश बैठते हैं, पवन खेड़ा बैठते हैं और दोनों तमाम लब्बो लुबाब अपने तौर पर देना शुरू करते हैं कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। और अगर इस देश में चुनाव को ही ईवीएम के जरिए सत्ता हड़प रही है तो क्या पूरी कांग्रेस को नजर नहीं आना चाहिए, पूरे इंडिया को एक साथ नजर नहीं आना चाहिए? क्या यह एक ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें इस देश के भीतर के वह लोग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागृत हैं और इस देश की परिस्थितियों को समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पॉलिटिशियन है, वो विपक्ष है, वो नेता है जिसके लिए हर मुद्दा एक बराबर है या हर मुद्दे पर लगातार देखना एक बराबर का दृष्टिकोण है, या किसी भी मुद्दे को लेकर, वह भी ईवीएम और चुनाव तक को लेकर सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देना या कुछ एक लाइन कह देना, यही मायने रखता है इस देश में लोकतंत्र के साथ? क्या ऐसा खिलवाड़ भी हो सकता है कि विपक्ष इतना कमजोर हो जाए, उसके नेता गायब नजर आने लगे? राहुल गांधी हाथों में संविधान की किताब लेकर चलते हैं। उस संविधान ने इस देश में सभी को बराबरी के वोटिंग का अधिकार दिया है। और उसी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जब ईवीएम का सवाल उठाते हैं, और अगर आप महाराष्ट्र के भीतर चले जाइएगा तो वहां पर जो जीत गए हैं वह भी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि देखिए गड़बड़ी हो गई। यानी एकजुटता है नहीं, जानकारी है नहीं किस दिशा में कैसे बढ़ना है। तो इसके मतलब बहुत साफ हैं। अगर आपकी पार्लियामेंट में नहीं चलती है तो आप दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कोई घर किराए का ले लीजिए और बोलिए विपक्ष कल यहीं पर बैठेगा। जिसे कवर करना है करे, उस मीडिया को भी कवर करना है तो करे जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है,
या सरकार के साथ जो रेंग रहा है, हम यहीं से अपने प्रस्ताव रखेंगे, सत्ता अपने तौर पर उसी पार्लियामेंट में जाए जो उसने बनाया, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र तो है ही नहीं। और यह आने वाले वक्त में अभी तुरंत पता चलेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर बिल आने वाला है, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को लेकर आने वाला है, मीडिया पर नकेल कसने का बिल आने वाला है, रेलवे के रिफॉर्म को लेकर बिल आने वाला है, बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर बिल आने वाला है। क्या करेगा विपक्ष? अगर संसद सत्ता के हिसाब से चलती है और इसके ठीक समानांतर आप अगर चुनाव में चुनावी तौर तरीके से इलेक्ट्रॉली अगर सत्ता को नहीं हरा सकते हैं, तो फिर मतलब मायने बचेंगे क्या? क्योंकि अगर आप इसको गंभीरता से लेते नहीं है, लेकिन यह देश तो गंभीर है। यहां के लोग तो सोच रहे हैं, वो जान रहे हैं कि कितने सतही पॉलिटिशियन हो गए हैं। इन पॉलिटिशियंस के हाथ में इस देश की कमान कोई कैसे सौंप सकता है? यह भी सवाल हो सकता है, इसलिए जनता इन्हें वोट ना देती हो। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं, एक डॉक्यूमेंट कल शाम निकल कर आया नांदेड़ का, उसमें जानकारी दी गई, कांग्रेस के जरिए निकल कर आया कि नांदेड़ की लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीत गई। उसको 5,86,788 वोट मिले और बीजेपी को 5,85,331 वोट मिले। लेकिन उसकी 6 विधानसभा पर हार गई, कांग्रेस हार गई। जो लोकसभा जीतती है लेकिन उसके मातहत आने वाले 6 विधानसभा पर वो हार जाती है। और वोटिंग जब नजर आता है तो पता चलता है कि दरअसल 6 विधानसभा पे कांग्रेस को कुल जो वोट मिले वो 4,27,465 है और लोकसभा में 5,86,788 है। कांग्रेस का सवाल था यह कैसे संभव हो सकता है, एक ही जगह पर जाते हैं बूथ डालने के लिए, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ इतना वोटिंग का अंतर कैसे हो सकता है? इसके साथ एक हमें लगता है पहले इस कागज के साथ एक दूसरा कागज हम आपको दिखाने वाले हैं। इन दोनों कागज को देखिएगा। एक कन्नड़ विधानसभा है, वहां पर शिवसेना के उम्मीदवार जीत गए, 84,492 वोट मिले। इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पर आए जिन्हें 66,291 वोट मिले। शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को 46,510 वोट मिले। उसमें अलग अलग क्षेत्र और गांव जो थे, वहां पर एक तलनेर गांव है, उसमें कुल वोट 396 हैं, वोट पड़े 312, लेकिन शिवसेना को वोट मिल गए 326। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिले 194, इंडिपेंडेंट को मिले 104। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा अगर तो 600 पार हो जाएगा, यानी जितने वोट नहीं उतने वोट गिर गए। इसी के साथ नेवापुरु खा उसके ठीक नीचे होगा, जो हम आपको दिखाने वाले हैं डॉक्यूमेंट। उसमें 1,135 वोट पड़ते हैं 747 और शिवसेना को वोट मिल जाते हैं 813। अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो इस देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ है, चुनावी प्रक्रिया से खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन आंख मूंदे हुए है, सत्ता के वो अनुकूल निर्णय ले रहा है। ये कौन सी परिस्थिति है, जरा इस डॉक्यूमेंट को देखिए। लोकसभा चुनाव के वक्त सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था और लोगों से पूछा था आपको ईवीएम पे भरोसा है या नहीं है। 45% ने कहा भरोसा नहीं है। वो बात आई गई हो गई। लोकसभा के इलेक्शन में 272 का आंकड़ा बीजेपी छू नहीं पाई और विपक्ष उसके बाद जश्न में डूब गया, वह भूल गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी का किला धराशायी हो गया। खासतौर से अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट में जब बीजेपी हार गई तो इसी मदहोशी में, जीत की मदहोशी में अखिलेश यादव समा गए। और आज पार्लियामेंट में अखिलेश यादव कहते हैं मैं ईवीएम से ही चुनाव लड़ूंगा, सभी सीट जीत जाऊं तो फिर भी मैं ईवीएम के खिलाफ रहूंगा। यानी उनके इस वक्तव्य को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या कहना चाहते हैं कि हम ईवीएम को लेकर विरोध करते रहेंगे लेकिन चुनाव भी लड़ते रहेंगे। इस देश के लोग जो थोड़े भी पढ़े लिखे समझदार हैं और जिनको भीतर यह सवाल है कि इस देश में डेमोक्रेसी से कैसे खिलवाड़ हो रहा है या चुनाव के नाम पर
सत्ता को आप अगर इलेक्ट्रॉली हराने की परिस्थिति में नहीं है तो पहला मैसेज तो यही जाएगा कि सरकार का विरोध कर पाने में यह सक्षम नेता इसलिए नहीं है क्योंकि क्या हर किसी की फाइल इस दौर में केंद्र के पास है, इसीलिए बड़े माइन्यूटली सॉफ्टली वो विरोध करते हैं। उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, और राहुल गांधी उसमें पीट रहे हैं जो आगे बेंच होती है, यानी एक मजाक की परिस्थिति है। और वही जब बाहर निकल कर आते हैं अखिलेश यादव तो बताते हैं कि देखिए संभल में ऐसा हो गया। सवाल है कि संभल में अगर वहां पर समाजवादी पार्टी का सांसद बेंगलोर में थे, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई, पुलिस वोट डालने नहीं दे रही, तो ये ताकत आई कहां से उनके पास? ये ताकत तो उसी परिस्थिति से आई कि उन्हें इस बात का डर ही नहीं है कि वो चुनाव हार सकते हैं। तो फिर आप 2027 में किस विधानसभा चुनाव में कैसे कूदेंगे और आप जीत कैसे जाएंगे? दहीसर के भीतर एमएनएस का उम्मीदवार आता है अपनी पत्नी को लेकर, अपनी मां को लेकर, अपनी बहन को लेकर, भाभी को लेकर, और बतलाता है कि देखिए 4 तो मेरे परिवार के सदस्य हैं और मुझे वोट सिर्फ 2 मिले हैं, जबकि पूरी फैमिली मेरी 50 लोगों से ज्यादा की है, मुझे अपने परिवार के ही वोट नहीं मिले। और होते होते बात होती है कि महाराष्ट्र के गांव के भीतर लोग बाहर आ जाते हैं कि इस गांव से कोई भी वोट नहीं मिला, अराधान गांव है वो, और लोगों की यह तस्वीर निकल कर आती है, इस तरह शोर शराबा मचता है कि क्या कोई वोट हमारे गांव से नहीं मिला। वो तस्वीर भी डाल देते हैं कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया में। यानी जनता के भीतर का गुस्सा और नेता के भीतर का गुस्सा, बड़ा अंतर है। नेताओं का पेट भरा हुआ है, उन्हें राजनीतिक तौर पर समझ में आता है कि राजनीतिक ताकत कैसे बनती है। जब तक आप गंभीर होंगे नहीं, हमें लगता है इस गांव की तस्वीर देखनी चाहिए जो गांव के लोग निकल कर आ गए कि हमने वोट दिया, हमारा वोट हमारे उम्मीदवार को नहीं मिला। अब इन सभी दृश्यों को देखकर आप भी सोच सकते हैं क्या वाकई चुनाव आयोग के माथे पर कोई शिकन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के माथे पर कोई शिकन नहीं जिसने कहा कि 100% वीवीपैट नहीं होना चाहिए। मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस खन्ना साहब जो हैं उन्होंने ही यह फैसला दिया था, नहीं नहीं आपको लोकतंत्र पे भरोसा करना होगा, चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा करना होगा। तो भरोसा सबने किया। फिर यह गुस्सा आक्रोश क्यों निकल कर आ रहा है और नेता भी छिटपुट तरीके से विरोध क्यों करते हैं? महाराष्ट्र के भीतर चंदपुर का इलाका है, वहां पर ब्रह्मपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से बड़वट्टीवार जो कि विधानसभा में इससे पहले विपक्ष के नेता के तौर पर थे, कांग्रेस के हैं, पिछला चुनाव भी जीते थे, इस बार भी जीते। उन्होंने कहा 2014 में हमको 43 सीट मिली थी, 2019 में हमें 46 सीट मिली और इस बार उसकी आधी सीटें हो गई। यह कैसे संभव है? उस दौर में तो हवा थी, इस दौर में तो कोई हवा ही नहीं है बीजेपी की, फिर भी वो इतनी सीटें कैसे जीत गई? उनके भीतर का गुस्सा जायज है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब आप नेशनल लीडरशिप की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होने चाहिए। पार्लियामेंट के भीतर अखिलेश यादव जब कहते हैं कि हम ईवीएम से ही चुनाव जीतकर ईवीएम का ही विरोध करेंगे, तो इसका मतलब राजनीतिक तौर पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के भीतर आप इलेक्ट्रली बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। लेकिन आपने घुटने भी टेक दिए और उसी प्रक्रिया में उसी ईवीएम के जरिए वायनाड से प्रियंका गांधी जीत जाती है और महाराष्ट्र दूसरी तरफ जिस बुरी गत के साथ हारे हैं वही प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको शॉल उड़ाते हैं और जश्न है कि ऐसा तो होते रहता होगा। यानी लीडरशिप के भीतर ना कोई गंभीरता है, ना इन परिस्थितियों को लेकर वो समझने की स्थिति में है कि इस देश के भीतर जो भी सवाल इस देश के लोगों से जुड़े हैं और जो भी अपने तौर पर यह समझ पा रहा है कि यह देश धीरे धीरे कैसे पीछे जाते चला जा रहा है, डेवलपमेंट का मतलब कॉरपोरेट कैसे हो गया, अडानी क्यों हो गया। अडानी अंबानी इसका नाम पॉलिटिकली लिया जाता है, लेकिन अगला सवाल फिर कोई भी पूछ देगा, अगर आप में गंभीरता नहीं है तो यह गंभीरता आप में कैसे आ जाएगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आश्रय इस देश में एक उम्मीद और आस जगाते हैं, लेकिन वो उम्मीद और आस आपके अपने शासित राज्यों के भीतर
जनता को कम से कम स्टेट लेवल पे क्यों नहीं मिल पा रही है? और नहीं मिल पा रही है तो क्या जनता समझ गई है? यानी विपक्ष के भीतर की पॉलिटिकल समझ को जनता या तो समझ गई है, या इस देश के भीतर में पॉलिटिकल दायरा ऐसा होता है जिसमें पॉलिटिशियन एक ही सरीखा होता है, वो इधर रहे या उधर रहे, वो सत्ता में आ जाए तो उसकी बोली वैसी हो जाएगी, विपक्ष में रहेगा तो दूसरी बोली हो जाएगी। अजीत पवार बेहतरीन उदाहरण है इस बात को लेकर। शरद पवार भी उदाहरण है अपने तौर पर। उद्धव ठाकरे खुले तौर पर कहते हैं कि देखिए आएंगे तो धारावी प्रोजेक्ट अडानी से ले लेंगे, लेकिन एक भी शब्द पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौर में आपने शरद पवार के मुंह से अडानी को लेकर सुना नहीं होगा। जिस दौर में राहुल गांधी निकालते हैं न्याय यात्रा और पहुंचते हैं और मुंबई और बोलते हैं दलाल कब्जा करना चाहते हैं इस देश में, धारावी को अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, उसी वक्त शरद पवार अडानी से मुलाकात करते हैं। तो राजनेताओं की परिस्थिति इस देश के भीतर क्या एक नई राजनीतिक जागृति पैदा कर रही है, जो बता रही है कि मौजूदा वक्त में विपक्ष के नेता, राजनीति, यह सब कुछ कोई मायने नहीं रखेगा। इस देश को अपने तौर पर खुद ही सोचना और समझना होगा। क्या ऐसी स्थिति है? हमने दो दृश्यों का जिक्र किया, सुनना भी चाहिए। अखिलेश यादव को भी सुनिए और प्रियंका गांधी को भी देखिए। 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अब तो इंडिया को या फिर कांग्रेस को या फिर समाजवादी पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐलान कर देना चाहिए, हम चुनाव लड़ते रहेंगे, चाहे हारते चले जाएं। लोकतंत्र यही है। और उस लोकतंत्र के दायरे में इस देश की जनता के भीतर जो सवाल है कि सत्ता पलट जाए तो फिर वो पारंपरिक तौर से जब पलटना होगा तब पलटेगा, हम उस दिशा में नहीं देखेंगे। यही परिस्थिति मौजूदा वक्त में आकर न सिर्फ तस्वीरों के जरिए बल्कि खुद अपने जरिए जो लोग कहते हैं, जिन्होंने चुनाव को देखा, लड़ा, मसलन शिवसेना हार गई उद्धव ठाकरे की, संजय राउत के तेवर बहुत साफ बतलाते हैं, पूरा खेल ईवीएम का है। वड़वट्टीवार जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता रहे, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में मौजूद रहे, उनके तेवर देखिए, वो भी कहते हैं पूरा खेल जिस तरीके से हो रहा है लगता है ये पूरा ईवीएम का है। लेकिन इन सबसे हटकर कांग्रेस के ही नेता कार्तिक चिदंबरम, वो कहते हैं अरे मैं तो ईवीएम से ही जीतता हूं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वो भी कांग्रेस के नेता चिदंबरम के बेटे हैं कार्तिक चिदंबरम, उनकी फाइल भी पड़ी होगी पीएमओ में। और दूसरी तरफ वड़वट्टीवार और संजय राउत कह रहे पूरा खेल ऐसे हो रहा है। जब आप इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति में संभलेंगे तो एक सवाल होगा, क्या लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है इस देश के भीतर में? यानी चुनाव को लेकर भी उसकी साख इससे पहले इलेक्शन कमीशन को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर उठी, उसके बाद दूसरे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर उठी, जिसमें चीफ जस्टिस को अलग किया गया और सरकार ने अपने हाथ में चीजें ले ली। और इस परिस्थिति के भीतर आप गंभीर किस बात को लेकर हैं, है भी कि नहीं है? यानी मजाक बनाकर इस देश के लोगों की भावनाओं से जो खिलवाड़ करने की परिस्थिति है, उसमें हो सकता है नेताओं के भीतर भी यह सवाल हो, लेकिन राजनीति उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती है। जो गुस्से में है वो हारने के बाद ही गुस्से में आते हैं, क्योंकि यही टीम, यही संजय राउत अपने तौर पर हरियाणा में कहते देखिए बीजेपी ने क्या खास मैनेजमेंट किया। और उसी बीजेपी और उसी सत्ता की जब ईडी टीम पहुंची थी महाराष्ट्र के भीतर और उनके दरवाजे पर, तो कहते देखिए ये इनका मैनेजमेंट होता है। और आज कहते हैं देखिए ईवीएम का। आप अपने तौर पर चीजों को साफ नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के भीतर में एक नए राजनीति और नए राजनीतिक आंदोलन की जरूरत क्या इस देश के लोगों को आ चुकी है? क्योंकि इन तीनों की बातों को जरा एक साथ सुनिए, तब बहुत चीजें साफ होगी। इतना बड़ा जीत भारतीय जनता पक्ष को महाराष्ट्र में 132 जगह मिलना तो लोगों का विश्वास ही नहीं है। डेमोक्रेसी से विश्वास नहीं है। लोकशाही पे अभी लोग डरने लगे हैं। यह जनता चिल्ला रही, हर क्षेत्र का लोग, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे लॉयर हो, चाहे रूरल का हो, अर्बन का हो, हर क्षेत्र का जो पॉलिटिकल कोई संबंध नहीं, वो भी आदमी इस पर
सवाल खड़ा कर रहा है। तो इसका सवाल एक ही उठता है, लोग कह रहे कि ये विजय जो मिला, इनको जीत मिली महायुति को, वो जीत लोगों ने नहीं जिताया तो ईवीएम ने जिताया है, यही लोगों का कहना है। I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVM. 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अब जो सवाल महाराष्ट्र के नेताओं के सामने है जो चुनाव हार चुके हैं, और जो सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के भीतर है, अखिलेश यादव चुनाव हार गए लेकिन उसके बावजूद भी उनके सामने सवाल उस हिंदू मुस्लिम के टकराव संभल की जो परिस्थिति है उसको लेकर है। इन सब के बीच कांग्रेस के भीतर सवाल अडानी को लेकर है। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे बकायदा स्पीकर से टकराते हुए दिखाई दिए। धनखड़ साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच का वार्तालाप बड़ा तीखा था। यानी तमाम मुद्दे जो इस देश के भीतर में, चाहे वो कॉरपोरेट की लूट के हों, चाहे भ्रष्टाचार के जुड़े हुए हों जो कि अडानी से जुड़ा जा रहा है और जुड़ चुका है, चाहे संभल के भीतर मुस्लिमों को वोट ना देने की परिस्थितियों से जुड़ रहा और लोकतंत्र किस तरीके से खारिज है जिसका आवाज खुद अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया के भीतर में अगर चुनाव कराने को लेकर ही संदेह है और चुनाव की जीत हार ही अगर मैनिपुलेटेड है, तो सवाल यह नहीं है कि शेयर बाजार में मैनिपुलेशन होता है या कॉरपोरेट की लूट होती है या इस देश में हिंदू मुस्लिम किया जाता है। पहले तो आप एक ढांचा बनाइए, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट जब बनी थी तो अलग अलग विचारों का समावेश था। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें थे, बाबा साहब अंबेडकर भी उसमें थे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर वो कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि संविधान में इस बात का दर्ज किया गया था कि कैसे हर व्यक्ति को एक वोट दिया जा रहा है, हर को एक समान ताकत है और पॉलिटिकल पार्टीज अपने चुनाव चिन्ह के आसरे लड़े, जो निर्दलीय लड़ सकता है वह भी लड़े, और एक प्लेइंग फील्ड बनाई गई सबके लिए बराबर। 1952 के चुनावी रिजल्ट के बाद से इस देश के भीतर में यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती चली गई। लेकिन पहली बार यह सवाल इस देश के भीतर हर चुनाव के साथ अगर बड़ा हो रहा है तो 2 डिसीजन तो लेने चाहिए। एक तो हमने कहा पार्लियामेंट में अगर विपक्ष की नहीं चलती है तो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में वह कोई घर किराए का ले ले और वहां बैठे और वहीं से निर्णय ले। सरकार बिल वहां पास करे, यहां पर डिस्कशन करे और जनता को बताए हमारा यह मत है। और दूसरी बात, खुले तौर पर ऐलान करना होगा कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम ईवीएम जब तक रहेगा नहीं लड़ेंगे। खुले तौर पर ऐलान कर दे। बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, पूरे विपक्ष ने कहा था नहीं नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता मैनेज कर लेती है, और देखिए होते होते कहां तक चीजें पहुंची। लेकिन यहां पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंतर्विरोध, नेताओं की अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी जरूरतें और उस जरूरत के साथ उनकी अपनी राजनीति। इस दौर में बीजेपी बहुत रईस पार्टी हो गई है, उसके मुख्यालय को देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अगर गरीब है तो उसके नेता बीजेपी के नेताओं से भी रईस हैं। कांग्रेस के हर नेता से मिल लीजिए, वो करोड़पति आपको नजर आएगा, वही रईसी के साथ रहता है, उसी चार्टेड में घूमना, लोगों से कोई संवाद नहीं, वही एरोगेंस अभी भी है। क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे, यह सवाल शायद पॉलिटिकल पार्टीज के सामने नहीं है, इस देश के लोगों के सामने है। उन पढ़े लिखे लोगों के लिए यह सवाल है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता के लिए जो प्लेयर हैं, उन प्लेयर्स के पास ही अगर सिर्फ अपना एजेंडा है तो फिर इस देश की सोचेगा कौन और सोच कौन रहा है। यह सवाल मौजूदा वक्त का शायद सबसे बड़ा है और इतिहास इस दौर को देख भी रहा है और दर्ज भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।